सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय उपसर्ग तथा प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग तथा प्रत्यय, सबसे पहले हम शब्द रचना को जानेंगे कि शब्द रचना कैसे होती है। अपनी पाठ्यपुस्तक में देखें, भाषाओं में शब्द कैसे बनते हैं, कभी आपने सोचा है? हर भाषा में नई नई संकल्पनाओं के लिए नए नए शब्द बनाए जाते हैं। भाषा में नई नई संकल्पनाएं आती रहती हैं और हम उनके लिए नए नए शब्द बनाते रहते हैं। प्रत्येक भाषा में 3 तरह से शब्द बनाए जाते हैं। पहला, मूल भाषा के आरंभ में कोई अंश जोड़कर। दूसरा, मूल शब्द के अंत में कोई अंश जोड़कर। और तीसरा, 2 मूल शब्दों को मिलाकर। तो आइए देखते हैं कि नए शब्द निर्माण हम कैसे करते हैं। पहला, मूल शब्द के आरंभ में कोई अंश या शब्द का रूप जोड़कर, जैसे अ सुंदर। सुंदर शब्द है, इसके पहले हमने अ लगा दिया, ये असुंदर हो गया। योग, योग शब्द है, इसके पहले वी लगा दिया, वियोग हो गया। आदर, आदर शब्द पहले अन लगाया, अनादर हुआ। इसी तरह से ईमान शब्द के पहले बे लगने से बेईमान शब्द हुआ। इस प्रकार किसी शब्द से पहले कोई शब्दांश जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। दूसरा, मूल शब्द के अंत में कोई अंश जोड़कर, जैसे सुंदर शब्द है, इसके बाद ता जोड़ दिया तो सुंदरता हो गया। आदर शब्द है, इसके बाद नीय जोड़ दिया तो आदरणीय हो गया। ईमान शब्द है, इसके बाद दार जोड़ दिया गया तो ईमानदार हो गया। योग शब्द है, इसके बाद ई जोड़ दिया गया तो योगी हो गया। इस प्रकार हमने देखा कि किसी शब्द के अंत में कोई शब्दांश जोड़ने से नए शब्द बनते हैं। तीसरा प्रकार है 2 मूल शब्दों को मिलाकर। जब 2 मूल शब्द आपस में मिलते हैं तब भी एक नए शब्द का निर्माण होता है। जैसे राष्ट्र और पिता मिलकर के राष्ट्र पिता शब्द बनता है। काली और मिर्च, ये दोनों शब्द मिलकर के काली मिर्च बनता है। प्रधान और मंत्री मिलकर के प्रधानमंत्री, ऋण और मुक्त मिलकर के ऋण मुक्त। इस प्रकार 2 शब्द जब आपस में मिलते हैं तो नया शब्द बनता है। इस प्रकार हमने देखा कि शब्दों का निर्माण 3 तरह से होता है। पहला, मूल शब्द के आरंभ में कोई अंश जोड़कर। दूसरा, मूल शब्द के अंत में कोई अंश जोड़कर। और तीसरा, 2 मूल शब्दों को मिलाकर। इस प्रकार जो 3 तरह से नए शब्द बनते हैं, मूल शब्द के आरंभ में कोई अंश जोड़कर, जो अंश आरंभ में जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द के अंत में कोई शब्द जोड़कर, अंश जोड़कर, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। 2 शब्दों को मिलाकर जो नए शब्द बनते हैं, इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। इस प्रकार 3 तरह से नए शब्द बनते हैं, उपसर्गों के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। अब आइए चलते हैं उपसर्ग। अभी हमने ऊपर देखा कि कुछ शब्दांशों को मूल शब्द के पहले जोड़ देने से नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। तो जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे नी और युक्त। युक्त एक शब्द है, इसके पहले नी जोड़ दिया गया, नियुक्त हो गया। अधिनायक, नायक है, उसके पहले अधि जोड़ दिया गया, नायक हो गया। यहाँ पर अधि उपसर्ग होगा। तो इस प्रकार उपसर्ग की ये परिभाषा होती है कि भाषा के वे लघुत्तम अर्थवान खंड जो शब्दों के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। लघुत्तम अर्थवान खंड यानी छोटे से छोटे अर्थ देने वाले खंड जो शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं और नए शब्द बनाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे मानना है, उसके पहले अव लगा दिया गया, अवमानना हो गया, इसमें अव उपसर्ग होगा। प्र और सिद्ध, सिद्ध शब्द है, इसके पहले प्र लगा दिया गया तो नया शब्द प्रसिद्ध बना, इसमें प्र उपसर्ग है और सिद्ध मूल शब्द है। इस प्रकार आपने देखा कि उपसर्ग क्या होते हैं। अब जानते हैं उपसर्ग के भेद और उसके प्रभेद। जिस तरह स्रोत के आधार पर शब्दों के तत्सम, तद्भव, देशज तथा आगत के रूप में भेद किए जाते हैं, उसी तरह उपसर्गों के भी भेद किए जा सकते हैं। पहला है तत्सम उपसर्ग।
नाम से ही स्पष्ट है, तत्सम उपसर्ग। इसके पहले पिछली कक्षाओं में आप लोग तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में पढ़े होंगे। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में आ गए हैं और उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। उसी तत्सम शब्द पे आधारित ये तत्सम उपसर्ग है, अर्थात जो उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ संस्कृत भाषा से हिंदी में आ गए और हिंदी के तत्सम शब्दों के ही प्रारंभ में जुड़कर शब्द बनाते हैं, वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। इसका अर्थ यह है कि संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों के साथ तत्सम उपसर्ग जुड़ता है और तत्सम उपसर्ग मूल तत्सम शब्द में ही जुड़कर नया जो शब्द बनता है वह भी तत्सम शब्द ही बनता है। तत्सम उपसर्गों तथा उनसे बनने वाले शब्दों के कुछ उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अति, अति का अर्थ होता है अधिक। जैसे देखिए, अति धन पावन, अति पावन। अति धन उक्ति, अति उक्ति। अति धन अधिक, अत्यधिक। अति धन आचार, अत्याचार। यहाँ आप देखेंगे कि ये तत्सम उपसर्ग हैं और ये तत्सम शब्दों में ही जुड़ रहे हैं और तत्सम शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। इस तरह से इसे हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। तत्सम उपसर्ग आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। अति, अधि, अन, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुह, निह, नी, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम और सु, ये तत्सम उपसर्ग होते हैं। इनके उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, आप ध्यानपूर्वक इनके उदाहरणों को देख सकते हैं। जैसे सु का दिया हुआ है, सु मतलब होता है अच्छा। सु धन लभ यानी सुलभ, जो आसानी से उपलब्ध हो। सुसंगत यानी अच्छी संगति। सु धन जन, सुजन यानी अच्छे लोग। सु धन कर्म, सुकर्म यानी अच्छे कर्म। तो यहाँ सु उपसर्ग शब्दों के आगे लग करके नए शब्द बना रहा है, इसलिए यहाँ तत्सम उपसर्ग है। ठीक है। इसके बाद आपकी पुस्तक में दिया है, संस्कृत में कुछ शब्दांश या शब्द दूसरे के साथ मिलकर समास रचना करते थे, अर्थात समास रचना में पूर्व पद के रूप में प्रयुक्त होते थे। समास रचना में पूर्व पद के रूप में प्रयुक्त होते थे। जब आप समास का अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें पूर्व पद और उत्तर पद होता है। तो जो संस्कृत में पूर्व पद के रूप में प्रयुक्त होते थे, ये ही समस्त पद में जब आए, हिंदी में जब आए, तो हिंदी के पूर्व पदों का प्रयोग उपसर्गों के रूप में किया जाने लगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे अधर्म एक समस्त पद है, इसमें अ उपसर्ग नहीं था, पर हिंदी में वह उपसर्ग की तरह प्रचलित हो गया। अतः इनमें से कुछ हिंदी के तत्सम शब्दों के उपसर्ग के रूप में शब्दों की रचना करने लगे। अतः क, अ, अधः आदि तत्सम समस्त पदों के पूर्व लगे मिलते हैं तथा हिंदी तद्भव के पहले भी। मतलब ये कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो तत्सम शब्दों के पहले भी लगते हैं और तद्भव शब्दों के भी पहले लगते हैं। ये उपसर्ग हैं अ, जिसका अर्थ होता है निषेध, अधर्म, अन्याय, अभाव, अंतः, अंतः यानी अंदर, अंतर्मुखी, अंतर आत्मा, अंतर्जातीय, अंतर्धान। इसके बाद है अधः, कु, चिर, पुनः, पुरा, प्राक, बहिर, सत, सम, सह, स्व, स्वयं। ये जो हैं, ये संस्कृत के तत्सम में जो संस्कृत के जो समास में प्रयोग होते थे, वो हिंदी में आने के बाद ये ऐसे उपसर्ग हैं जो तत्सम और तद्भव दोनों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। आइए दूसरे भाग पर चलते हैं, तद्भव उपसर्ग। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आप पिछली कक्षाओं में तत्सम शब्द और तद्भव शब्द पढ़े होंगे। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आते हैं बिना परिवर्तन के, और तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में तो आते हैं परंतु उनमें परिवर्तन हो जाता है, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये तद्भव उपसर्ग भी है, जिसे हम हिंदी के उपसर्ग भी कहते हैं। जिन उपसर्गों का विकास संस्कृत के तत्सम उपसर्गों या समासों के पूर्व पदों से हुआ है, वे तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। इन्हें हिंदी के उपसर्ग भी कहते हैं। इनमें से कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो संस्कृत के मूल उपसर्गों के रूप में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ विकसित हुए होते हैं।
यहाँ पर परिवर्तन है। जब संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन होकर के हिंदी में प्रयोग होता है तब हम उसे तद्भव शब्द कहते हैं, और उन्हीं तद्भव शब्द से ये तद्भव उपसर्ग भी बना हुआ है। जैसे अध, अध को अध हो गया है, कु को क हो गया, शु को स हो गया। संस्कृत के तत्सम उपसर्ग हिंदी में आकर हिंदी के अपने बन गए, तो यथावत रूप में तद्भव शब्दों के साथ लगकर शब्द रचना करने लगे। अतः आपको कुछ उपसर्ग जो तत्सम उपसर्गों की सूची में मिलते हैं वे तद्भव या हिंदी उपसर्गों की सूची में भी दिखाई देंगे, लेकिन वे तद्भव उपसर्ग के रूप में तद्भव शब्दों के साथ मिलकर नए शब्दों का निर्माण करेंगे। ध्यान दीजिए, कई उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। जैसे अ है, अ का अर्थ होता है अभाव यानी निषेध। अ धनमर यानी अमर हो गया। चेत के साथ अ लगा अचेत हो गया। थाह के पहले अ लगा अथाह हो गया। छूत के पूर्व अ लगा अछूत हो गया। इस प्रकार ये तद्भव उपसर्ग हैं। अ, अध, अन, उन, औ, कु अथवा क, चौ, दु, नि, पर, भर, बिन, स अथवा सु। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि औ, क अथवा कु, स अथवा सु ये जो हैं संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ इनका प्रयोग होता था, परंतु ये हिंदी में आकर इनका प्रयोग तद्भव शब्दों के साथ भी होने लगा। इसलिए सु, अ उपसर्ग तत्सम तथा अतत्सम तथा तद्भव दोनों वर्गों में दिखाए गए हैं। आपको पहले भी ये देखने को मिला होगा तत्सम के साथ, और यहाँ तद्भव में भी दिख रहा है। तो इस प्रकार तद्भव उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो जिनका विकास संस्कृत के तत्सम उपसर्गों या समासों के पूर्व पदों में हुआ है, वे तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब संस्कृत से जो शब्द हिंदी में आए और उसमें कुछ परिवर्तन होकर के वो हिंदी में प्रयोग होने लगे, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। और उनके खंड जो प्रत्येक उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं। अब तीसरा है आगत या विदेशी उपसर्ग। नाम से स्पष्ट है, आगत और विदेशी यानी वे शब्द जो दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए उन्हें हम आगत शब्द या विदेशी शब्द कहते हैं। और इसी प्रकार वे उपसर्ग जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए उन्हें हम आगत उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग कहते हैं। इनमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं से आने वाले उपसर्ग आते हैं। जैसे कुछ उदाहरण आपकी पुस्तक में है, एन, एन और वक्त, एन वक्त, एन धन मौका, एन मौका। सर यानी होता है मुख्य, सर धनताज, सरताज, सर धन पंच, सरपंच। प्राइम अंग्रेजी से आया हुआ है, प्राइम यानी प्रधान होता है। प्राइम धन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम धन टाइम, प्राइम टाइम, प्राइम। फिर उसके बाद हाफ है, हाफ यानी आधा होता है, ये भी अंग्रेजी से आया हुआ है। हाफ धन टाइम, हाफ टाइम। हाफ धन डे, हाफ डे। ऐसे ही इसके बाद अरबी फारसी के उपसर्ग दिए हुए हैं। अल, जैसे अल धन बेला, अलबेला। अल धन मस्त, अलमस्त। इसके बाद अरबी फारसी के अन्य उपसर्गों में खुश, दर, कम, गैर, ला, ब, बद, बा, बे, ना, हम और हर हैं। इसके बाद अंग्रेजी के उपसर्ग दिए हुए हैं आपकी पुस्तक में। चीफ यानी प्रमुख, ये अंग्रेजी का उपसर्ग है। जनरल यानी प्रधान। वाइस यानी सहायक। डिप्टी माने सहायक। सब का अर्थ है अधीन। असिस्टेंट अर्थ है सहायक। हेड अर्थात मुख्य। ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, चीफ, जनरल, वाइस, डिप्टी, सब, असिस्टेंट और हेड। इस प्रकार ये विदेशी या आगत उपसर्ग कहलाते हैं जो अन्य विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने उपसर्ग को पढ़ा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के 3 भेद हैं, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी या आगत उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए और हिंदी के तत्सम शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर नए तत्सम शब्द बनाते हैं, उन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। तद्भव उपसर्ग अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन होकर के हिंदी में आए और वे शब्द
का प्रयोग जब उपसर्गों के रूप में होता है, अर्थात जिन उपसर्गों का विकास संस्कृत के तत्सम उपसर्गों या समासों के पूर्व पद में हुआ है, वे तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। इसके बाद आगत या विदेशी है। विदेशी भाषाओं से जो उपसर्ग हिंदी में आए हैं उन्हें आगत उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग कहते हैं। इसके पश्चात अब हम प्रत्यय पर आएंगे। उपसर्ग को आपने समझ लिया, ठीक जैसे उपसर्ग है वैसे ही प्रत्यय होता है। जैसे शब्दों के पूर्व में जुड़ करके नए शब्द बन रहे थे वो उपसर्ग थे, उसी प्रकार प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। इसकी भी परिभाषा होगी कि भाषा की लघुतम अर्थवान इकाई जो शब्द के अंत में लगकर नए नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताएं, सुंदर और बाद में इसके ता लगा दिया गया, नया शब्द सुंदरता बन गया। ईमान, इसके बाद दार लगा दिया गया, ईमानदार बन गया। मनुष्य के आगे तो लगा दिया गया, मनुष्यत्व बन गया। राष्ट्र के बाद ईय प्रत्यय लगाने से राष्ट्रीय बन गया। प्यास के बाद आ प्रत्यय लगाने से प्यासा बन गया। सुख के बाद ई प्रत्यय लगाने से सुखी बन गया। तो इस प्रकार किसी शब्द के बाद में प्रत्यय लगते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्यय के प्रकार, अब आइए देखते हैं प्रत्यय के प्रकार। उपसर्ग में हमने देखा कि उपसर्ग के 3 प्रकार थे, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत और विदेशी उपसर्ग। लेकिन यहाँ पर हमको अलग तरह के प्रकार देखने को मिलेंगे। प्रत्यय के 2 आधारों पर प्रकार तय किए जाते हैं, एक संस्कृत परंपरा के आधार पर तथा दूसरा प्रकार के आधार पर। संस्कृत में 2 तरह के प्रत्यय मिलते हैं। कुछ प्रत्यय क्रिया शब्दों में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते थे, ऐसे प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। इसके अलावा कुछ प्रत्यय क्रिया के अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि में लगकर संज्ञा, विशेषण आदि बनाते हैं, ऐसे प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। यहाँ पर 2 प्रत्यय निकल करके आते हैं आपके सम्मुख, ध्यान दीजिएगा, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो क्रिया के मूल शब्दों में लग करके क्रिया के मूल में लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रिया शब्दों में लगकर संज्ञा और विशेषण जो बनाते हैं वे कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। और तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, विशेषण, अव्यय में लगकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनते हैं, ऐसे प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत और तद्धित में ध्यान दीजिएगा, पुनः फिर से बता रहा हूं अंतर क्या है। कृत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप में लगते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, अव्यय इत्यादि में लग करके नए शब्द बनाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि उपसर्ग में हमने पढ़ा था तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत और विदेशी उपसर्ग, तो क्या इसमें तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, आगत और विदेशी प्रत्यय नहीं होंगे? होंगे, अवश्य होंगे, लेकिन वो यदि क्रिया के मूल रूप में जुड़ रहे होंगे तो उन्हें हम कृत प्रत्यय कहेंगे, और यदि संज्ञा, विशेषण इत्यादि शब्दों में जुड़ करके नए शब्द बना रहे होंगे तो हम उसे तद्धित प्रत्यय कहेंगे। अर्थात प्रत्यय के 2 ही भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तत्सम, तद्भव और विदेशी जो हैं इन्हीं भागों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आते हैं संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्यय भेद में। पहला कृत प्रत्यय या क्रिया रूपों में लगने वाले प्रत्यय। तो नाम से ही स्पष्ट है, कृत या क्रिया रूपों में लगने वाले प्रत्यय। तो वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़ करके जो संज्ञा, विशेषण आदि नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। अब इसके भी भेद हैं, जैसे क्रिया या कर्ता या करने वाला, ये प्रत्यय क्रिया शब्दों में लगते हैं तथा कर्ता या क्रिया को करने वाली संज्ञा की रचना करते हैं। जैसे देखिए अक प्रत्यय, पाठक, पाठ में अक प्रत्यय लगा, पाठक हो गया यानी पढ़ने वाला। गायक यानी गाने वाला, ये क्रिया या कर्ता या करने वाले के बारे में बता रहा है। लेखक यानी लिखने वाला, नायक यानी नायक जो हो, धावक यानी दौड़ने वाला। इसी तरह से उक प्रत्यय लगा है, भिक्षुक यानी भिक्षा मांगने वाला, भावुक यानी भावुक हो जाने वाला, एता यानी नेता जो नेतृत्व करता हो, अभिनेता जो अभिनय करता हो, विक्रेता यानी जो विक्रय करता हो। ऐसे अक्कड़ है, पियक्कड़ यानी पीने वाला,
भुलक्कड़ यानी भूलने वाला, घुमक्कड़ यानी घूमने वाला। इसी तरह से क्रिया का कर्म है ख, यानी कर्म क्रिया के मूल रूप में लगते हैं और क्रिया के कर्म की रचना करते हैं। जैसे ना है खाना गाना, नी है चटनी बेलनी सूंघनी फूकनी, वनी है उठावनी पैरावनी दिखावनी। इसके बाद तीसरा आता है क्रिया का परिणाम। ये प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने का कार्य करते हैं। जैसे आई है, आई प्रत्यय है पढ़ाई लिखाई बुनाई सिलाई। आन प्रत्यय है पहचान मिलान उठान। आवट प्रत्यय है मिलावट सजावट रुकावट। ई प्रत्यय है बोली हंसी। ना प्रत्यय है चलना लिखना पढ़ना। ये भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद घ है क्रिया करने का साधन। ये प्रत्यय क्रिया के मूल रूप में जुड़कर क्रिया को संपन्न करने के साधन का बोध कराते हैं। जैसे अन प्रत्यय है चिंतन मनन भवन मरण करण। नी प्रत्यय है चलनी फुकनी। ई प्रत्यय है फांसी धुलाई सफाई। ना यानी बेलना ढकना पिटना। इसके बाद है क्रिया करने के योग्य होना। ये प्रत्यय धातुओं में जुड़कर कार्य के संबंध में जानकारी देते हैं। जैसे कथनीय, अनीय प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। करणीय पठनीय। य प्रत्यय लगा है गेय देय प्रदेय। व्य लगा है गंतव्य कर्तव्य श्रव्य। इसके बाद तद्धित प्रत्यय या अन्य शब्दों से लगने वाले प्रत्यय आते हैं। ध्यान दीजिएगा, कृत प्रत्यय वो हैं जो क्रिया के मूल रूप में जुड़ करके नए शब्द बनाते हैं, और तद्धित प्रत्यय वे हैं कि जो क्रिया के अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा विशेषण अव्यय आदि में लगते हैं और संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पुनः बता रहा हूँ, कृत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप में जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय क्रिया के अलावा अन्य शब्दों में जुड़ते हैं। जैसे संज्ञा विशेषण अव्यय आदि में जुड़ करके संज्ञा विशेषण शब्द बनाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है संज्ञा से संज्ञा, संज्ञा शब्दों में जुड़ेंगे और संज्ञा शब्द ही बनाएंगे। जैसे इया है डिबिया खटिया बिटिया। ई है चोरी खेती पहाड़ी रस्सी। आर है लोहार सुनार। पा है बुढ़ापा मोटापा। ये सब प्रत्यय जो हैं इया आर पन डा गर दार ई पा त्व वान कार हारा, ये ऐसे प्रत्यय हैं जो संज्ञा शब्दों में जुड़ करके संज्ञा शब्द बनाते हैं। दूसरा आपकी पुस्तक में दिया हुआ है विशेषण से संज्ञा। कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो विशेषण में जुड़ेंगे और संज्ञा शब्द बनाएंगे। जैसे ता प्रत्यय है सुंदरता, योग्य है योग्यता, महत्ता लघुता, ये ता प्रत्यय है। ऐसे ही ई प्रत्यय है गरीबी रईसी अमीरी बीमारी। अच्छाई बुराई मिठाई में आई प्रत्यय है। आस प्रत्यय है जैसे खटास मिठास। आहट है कड़वाहट चिकनाहट। ये ऐसे प्रत्यय हैं जो विशेषण शब्दों में जुड़ रहे हैं लेकिन जुड़ करके संज्ञा शब्द बनाते हैं। इसी प्रकार से तीसरा है संज्ञा से विशेषण, कुछ संज्ञा में जुड़ेंगे और विशेषण बनाएंगे। जैसे आ प्रत्यय है, भूख में जुड़ा भूखा हुआ, प्यास में जुड़ा प्यासा हुआ, ठंड में जुड़ा ठंडा हुआ। अर्थात ये संज्ञा में जुड़े लेकिन विशेषण बना रहे हैं। ऐसे ही इला आना इक ई इन एरा उलू एलू, जैसे घरेलू, ये तमाम ऐसे प्रत्यय हैं जो संज्ञा शब्दों में जुड़ रहे हैं लेकिन विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। इसके बाद है क्रिया विशेषण से विशेषण। ऐसे भी प्रत्यय हैं जो क्रिया विशेषण शब्दों में जुड़ेंगे और विशेषण शब्दों की रचना करेंगे। जैसे अगला पिछला मझला निचला, ये सब विशेषण शब्द बन रहे हैं लेकिन ये क्रिया विशेषण में जुड़े हुए हैं। इन सब में ला प्रत्यय प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आपने देखा कि तद्धित प्रत्यय यानी वे प्रत्यय जो संज्ञा विशेषण अव्यय में लगते हैं और प्रायः संज्ञा विशेषण ही बनाते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। एक बार फिर से कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में आपको अंतर बता रहा हूँ। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं और तद्धित प्रत्यय क्रिया के अलावा अन्य शब्दों में लगते हैं। अब आते हैं प्रकार के आधार पर प्रत्यय के भेद। प्रकार के आधार पर भी प्रत्ययों का भेद किया जाता है। प्रकार के आधार पर प्रत्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं। लिंग परिवर्तक प्रत्यय, यानी ऐसे प्रत्यय जो लिंग में परिवर्तन करते हैं। जैसे एक शब्द है बाल, इसके आगे हमने आ प्रत्यय जब लगाया तो वो बाला हो गया, यानी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल दिया। ऐसे ही शिष्य शब्द है,
पुल्लिंग है, इसमें जब आ प्रत्यय लग जाता है तो शिष्या अथवा अर्थात स्त्रीलिंग हो जाता है। मतलब ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय हैं, जैसे आ, ई, आनी, आइन, इया, नी, इका। ये शब्द ये ऐसे प्रत्यय हैं जो किसी शब्द में लग करके उसके लिंग को परिवर्तित कर देते हैं, इस पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। ऐसे ही आ प्रत्यय है जो स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में भी बदल देता है, जैसे भैंस से भैंसा, मौसी से मौसा। अब आते हैं स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, ये आपने देखा। अब संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय हैं जो संज्ञा से विशेषण बना देते हैं, जैसे बसंत एक संज्ञा शब्द है, इसमें ई प्रत्यय लगाने से ये विशेषण बसंती हो गया। धन एक संज्ञा शब्द है, इसमें ई प्रत्यय लगाया गया, धनी यानी ये भी विशेषण हो गया। इसी तरह से आ प्रत्यय यहाँ भी है। भूख एक संज्ञा शब्द है, भूखा विशेषण बनाने के लिए इसमें आ प्रत्यय लगाया गया है। इसी तरह से लू, ऊ, मान, वान और आवना प्रत्यय हैं। इसके बाद भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय हैं, यानी कि ये शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदल देते हैं। जैसे मीठा एक शब्द है, इसमें आस प्रत्यय लगाया गया तो ये भाववाचक संज्ञा यानी मिठास हो गया। खट्टा में लगाया गया तो खटास यानी भाववाचक संज्ञा यहाँ भी बना रहा है। इसी तरह से आवट प्रत्यय भी है। मिल एक शब्द है, इसमें जब आवट प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो मिलावट अर्थात ये भाववाचक संज्ञा बन गई। बन शब्द में जब जुड़ता है तो बनावट, ये भी भाववाचक संज्ञा हो गई। इस प्रकार भाववाचक संज्ञा वाले प्रत्यय हैं आवट, आस, इमा, ता, पन, पा, आहट और आई। इसके बाद व्यवसाय बोधक प्रत्यय होते हैं जो किसी नए शब्द को व्यवसाय से संबंधित बना देते हैं। जैसे एक शब्द है लोहा, इसमें आर प्रत्यय लगाया गया, लोहार हो गया जो व्यवसाय से संबंधित है। सोना में आर लगा, सोनार हो गया जो व्यवसाय को संबंधित है। वाला एक प्रत्यय है, जैसे चाय वाला, दूध वाला। गर है, जादूगर, सौदागर, तो ये व्यवसाय से संबंधित हैं। इसके बाद स्थान बोधक प्रत्यय आते हैं जो स्थान को बताते हैं, जैसे ई प्रत्यय है। पंजाब शब्द में जब ई प्रत्यय लगाइए तो पंजाबी, बंगाल में लगाइए तो बंगाली, जापान में लगाइए तो जापानी, चीन में लगाइए तो चीनी। इसी तरह से ई प्रत्यय है कि भारत में लगाए तो भारतीय, राष्ट्र में लगाए राष्ट्रीय। इसके बाद अस्तर बोधक प्रत्यय हैं जो अस्तर को प्रदर्शित करते हैं, जैसे तर और तम है। उच्चतर, उच्चतम, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, लघुत्तर, लघुतम। इस प्रकार हमने देखा कि जो प्रकार के आधार पर प्रत्यय के भेद थे, इसमें लिंग परिवर्तक प्रत्यय, उसके बाद संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, व्यवसाय बोधक प्रत्यय और स्थान बोधक प्रत्यय और अस्तर बोधक प्रत्यय। अब आगत और विदेशी प्रत्यय हैं, जैसे बहुत सारे विदेशी शब्द ऐसे प्रत्यय बन गए हैं, विदेशी भाषाओं से आकर के हिंदी में प्रत्यय बन गए हैं, वो यहाँ आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। आना, नाक, आना, नाक, इना, अंदाज, दार, दान, बाज, मंद, मेहनत, शर्म, शब, गोला, ये सब शब्दों में जुड़ करके, जैसे आना प्रत्यय है, साल शब्द में लगा, नया शब्द सालाना हो गया, मेहनत में लगा, मेहनताना हो गया, रोज में लगा, रोजाना हो गया। नाक प्रत्यय है, खतरनाक हुआ, शर्मनाक बना, दर्दनाक बना। ईना प्रत्यय है, माह से महीना बना, शब से शबीना, नग से नगीना। इसी तरह से ये विदेशी प्रत्यय कहलाते हैं। कभी कभी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे उपसर्ग उप है, मूल शब्द कार है और इसमें अक प्रत्यय यदि लगा दें तो उपकारक हो गया। ऐसे ही बेकारी एक शब्द है जिसमें बे उपसर्ग है और ई प्रत्यय है, बेकारी बन गया। अभिमानी है, अभि उपसर्ग है, ई प्रत्यय है, मान मूल शब्द है, अभिमानी बन गया। अन आदर, अन उदारता एक शब्द है जिसमें अन उपसर्ग है, मूल शब्द उदार है, प्रत्यय ता है, मिलकर के नया शब्द अन उदारता बन गया। बदचलनी है जिसमें चलन मूल शब्द है, बद उपसर्ग है,
ई प्रत्यय है और इस तरह से नया शब्द बदचलनी बन गया है। इसी तरह से अभिमानी, निलंबित, निर्दयी, अपमानित, सुलभता, परिपूर्णता, इन सब में उपसर्ग और दोनों का एक साथ प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का एक साथ प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग होते हैं। इसके बाद आता है दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। अभी तक आपने देखा कि एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, लेकिन दो प्रत्ययों का भी एक साथ प्रयोग होता है। जैसे एक मूल शब्द मैं बता रहा हूँ राष्ट्र, इसमें ई प्रत्यय लगा और फिर ता प्रत्यय लगा, नया शब्द बन गया राष्ट्रीयता। ऐसे ही मानव एक शब्द है, इसमें ई प्रत्यय लगा फिर ता प्रत्यय लगा, नया शब्द बन गया मानवीयता। ईमान एक शब्द है, इसमें दार प्रत्यय और ई प्रत्यय ईमानदारी नया शब्द बना। खरीद है, इसमें दार और ई दो प्रत्यय लगाने के बाद खरीदारी बन गया। इस तरह से हमने देखा कि दो प्रत्यय भी एक साथ प्रयोग में होते हैं और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग होता है। इस प्रकार हम लोगों ने आज पढ़ा कि शब्द निर्माण कैसे होता है। शब्द निर्माण तीन तरह से होता है, उपसर्गों के द्वारा, प्रत्ययों के द्वारा और समास के द्वारा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लग करके नया शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के तीन भेद थे, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत या विदेशी उपसर्ग। इसके बाद हमने प्रत्यय को पढ़ा। प्रत्यय यानी वे शब्दांश जो भाषा की वे लघुत्तम इकाई जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद दो तरह से तय किए गए हैं। पहला संस्कृत परंपरा के आधार पर कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो क्रिया के मूल शब्दों में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और तद्धित प्रत्यय जो क्रिया के अलावा संज्ञा, विशेषण, अव्यय इत्यादि में लग करके संज्ञा, विशेषण, अव्यय बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। प्रकार के आधार पर लिंग परिवर्तक प्रत्यय, संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, व्यवसाय बोधक, स्थान बोधक और स्तर बोधक प्रत्यय। इसके बाद हमने आगत और विदेशी प्रत्यय पढ़ा। उपसर्ग और प्रत्ययों का दोनों का एक साथ प्रयोग पढ़ा और दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग भी हमने पढ़ा। इस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग अपनी पुस्तक में जो अभ्यास कार्य होगा उसको ध्यानपूर्वक करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा या जहां आपको कठिनाई महसूस होगी आप हमसे उसको पूछ लेंगे। आशा और पूर्ण उम्मीद है कि आप लोगों को ये अध्याय पूर्ण रूप से समझ में आया होगा और आप लोग इसको ग्रहण किए होंगे। धन्यवाद।